मासूम मासूम दिल से खेला खेला है तूने, अब ये मासूम ना रहा, रहा ना जाओ, जुल्मों का हिसाब लगाओ, नजरों में मेरी ना आओ, ना कोई वास्ता, उलझे रहो, खेल है ये गुलामी का, नीयत है तेरी बुरी। इस गाने ने मुझे बहुत पॉपुलैरिटी दी, सक्सेस दिया, पर एक समय ऐसा भी था जब मेरे पास ना कोई अपॉर्चुनिटी थी, ना कोई पैसे थे, ना कोई जान-पहचान थी और ऐसा लग रहा था कि एक दिन भी इस शहर, मुंबई जैसे शहर में काटना मुश्किल हो जाएगा और हुआ भी, ऐसा नहीं है। बट दैट्स व्हाट द सिटी इज़। इट टेक्स अ लॉट फ्रॉम यू, बट देन इट गिव्स यू बैक अ लॉट आल्सो आफ्टर सम टाइम एंड आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन। सो हाय, मेरा नाम है प्रतीक्षा श्रीवास्तव। I am a singer, composer, lyricist. I make my own music. I do playback singing. I do live performances. And मेरी musical journey शुरू हुई थी at the age of 3 because I belong to a musical family. My father taught me. मेरे बाबा दादी का म्यूजिक स्कूल है. I am from लखनऊ. So लखनऊ से कुछ दूर एक शहर है सीतापुर, जहाँ पे उनका म्यूजिक स्कूल आज भी चलता है। 10 साल की उम्र में एक अपॉर्चुनिटी आई, लिटिल चैम्प्स का ऑडिशन देने के लिए मैं गई थी पहली बार लाइफ में। वहाँ भी जाके मैंने 10 साल की उम्र में ठुमरी ही गाई थी, जो मेरे पापा ने मुझे सिखाई थी। तो अलगा जी ने मुझे सेलेक्ट कर लिया, मैं मुंबई गई मम्मी के साथ पहली बार और मुंबई आके बिल्डिंग्स देख के तो मुझे एक्साइटमेंट तो लग रहा था, लेकिन डर ज़्यादा लग रहा था क्योंकि मैंने कभी लाइफ में इतनी ऊँची इमारतें देखी ही नहीं थी। तो वहाँ पहुँचे और उसके बाद वो सफ़र शुरू हुआ। मेरे कॉलेज का सेकंड ईयर था और एक दिन कॉल आया थ्रू समवन कि एक डायरेक्टर हैं, दे वांट टू ट्राई योर वॉइस इन अ वेरी बिग फ़िल्म। वो फ़िल्म तो अब आ भी चुकी है, आके जा भी चुकी है। तो हम लोग एक्साइटेड हो गए कि अरे वाह! क्या बात है, क्योंकि मैं कवर्स डाल रही थी यूट्यूब पे, फ़ेसबुक पे, तब तो इंस्टाग्राम उतना चल भी नहीं रहा था, ये उस टाइम की बात है। तो मैंने कहा अरे वाह! चलते हैं, पर उन्हें लगा कि मैं मुंबई में ही रहती हूँ। तो उन्होंने कहा आप कल आ जाइए एंड कल आने का मतलब है हम ट्रेन से नहीं जा सकते, पहुँचेंगे ही नहीं, तो मतलब फ्लाइट करना पड़ेगा। अब फ्लाइट की टिकट्स 10-11 हज़ार पर पर्सन सिर्फ जाना, तो जाना-आना मिला के मतलब आप सोच लीजिए। और मतलब हम लोग एक बहुत ही हम्बल मिडल क्लास बैकग्राउंड से थे, तो मुझे ये तो पता था कि ये बहुत ज़्यादा अमाउंट है, हम ये अफोर्ड कैसे करेंगे? इट्स लाइक 2 मंथ्स ऑफ सैलरी, तो कैसे होगा ये? पर मम्मी-पापा ने कुछ डिस्कशन किया, बोला कि पापा ने बोला मम्मी से कि तुम जाओ मानसी के साथ, मेरे घर का नाम मानसी है, उसके साथ तुम मुंबई चली जाओ, आज ही टिकट बुक करते हैं, जो सबसे पहला टिकट होगा वहाँ से जाएँगे। मैं देख रही हूँ टिकट की प्राइस है 11,000 पर पर्सन, जाना-आना मिला के कुछ 30-40 हज़ार ऐसा हो रहा है। मैंने कहा क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है? मम्मी ने कहा चलते हैं। हम पहुँचे, हम वहाँ एक हमारे जानने वाले थे, उनके घर पे रुके। अगले दिन हम गए स्टूडियो। हमने हम खड़े रहे। मेरे ख़्याल से सुबह के 10 बजे से शाम के 8 बजे तक, आई स्वेयर, हमें चेयर भी नहीं मिली बैठने के लिए। हम सब खड़े थे। कुछ 2-3 लोग और थे, कह रहे थे कि मैं म्यूज़िक बनाने आया हूँ, मैं लिरिक्स लिखने आया हूँ। हम खड़े ही रहे और हम वहाँ से जा नहीं रहे थे डर के मारे कि कोई अपॉर्च्युनिटी मिस ना हो जाए, कोई आए और देखे कि हम वहाँ हैं ही नहीं। और हम बस वहाँ चाय पी रहे हैं, पकौड़े खा रहे हैं और खड़े हुए हैं। फिर वो आते हैं, डायरेक्टर सो कॉल्ड, वो हमें स्टूडियो में ले जाते हैं एंड मुझसे एक बहुत ही वाहियात लिरिक्स वाला एक गाना गवाते हैं, जो मुझे गाने में इतनी शर्म आ रही है, मैं सोच रही हूँ कैसे? मैंने मम्मी की तरफ देखा, मम्मी ने कहा जस्ट गाना है, गा दो, बाहर आके डिस्कस करेंगे, कुछ रिएक्ट मत करना। मैं छोटी भी थी, मेरे ख्याल से 17-18 साल की रही होंगी। तो मैंने किसी तरीके से वो गाना गाया, अपनी मुट्ठी बाँध के, मम्मी के साथ मैं बाहर आई, फिर भी हमने वेट किया रात के 10-11 बजे तक। डायरेक्टर ने कहा, "ठीक है, हमें आवाज़ बहुत पसंद है, हम थोड़ा कॉम्पोज़िशन चेंज करेंगे, हम आपको कल बताते हैं।" कल, परसों, नरसों करते, 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 करते 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया। अब हम लाए 2-3 जोड़ी कपड़े और हम रुके हैं एक दूर के रिलेटिव के घर पे। इतना ज़्यादा भी नहीं रुक सकते, कुछ आइडिया ही नहीं है। रोज़ फ़ोन कर रहे हैं, "सर, अपडेट दे दीजिए।" कुछ भी नहीं है तो कोई बात नहीं, हम वापस चले जाएँगे, कोई दिक्कत नहीं है। पर वो बता ही नहीं रहे थे कि नहीं, मुझे यही दिक्कत है आज भी कि अगर आपको किसी की आवाज़ नहीं लेनी है, आप उन्हें बता दें कि नहीं, दिस इज़ नॉट वर्किंग आउट फॉर द सॉन्ग। कोई रोने नहीं बैठ जाएगा। आप किसी को बर्बाद नहीं कर दोगे। आपके पास इतनी पावर नहीं है कि आप किसी को बर्बाद कर दोगे रिजेक्शन देके। नहीं, वो इंसान खुद को सँभाल लेगा, इट्स ओके। बट लोग बताते ही नहीं है।
नहीं, नहीं लटकाते रहते हैं। मैंने कहा मम्मी चलते हैं प्लीज़ वापस, कब तक रहेंगे? वही कपड़े हम लोग धो-धो के पहन रहे हैं। तो मम्मी ने कहा ठीक है चलते हैं। फिर मम्मी ने बोला तुम यहाँ रुक जाओ, मुंबई में तुम्हारे लिए रेंट पे एक घर देखते हैं। मेरा सेकंड ईयर ऑफ कॉलेज चल रहा है। मैंने कहा मम्मी कब तक रुकूँ? तो कहा नहीं अब तुम रुक जाओ यहाँ पे। तो मैं बात कर लूँगी, तुम अच्छे से पढ़ाई करना, सीधा एग्ज़ाम देने आना सेकंड और थर्ड ईयर का। एंड मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, मैं टॉपर थी, मैं बता देती हूँ। तो उसकी टेंशन नहीं थी मम्मी को। मम्मी ने कहा तुम एग्ज़ाम देना बट यहीं रुको अब। तो मैंने पूछा कब तक? 3 कुर्तियाँ लाई हूँ मैं, कब तक रुकना है? अब रुक जाओ बेटा तुम यहीं पे। और मम्मी ने मेरे लिए रेंट पे घर देखना शुरू कर दिया। आई वाज़ आई वाज़ लाइक क्या हो रहा है? बट मैंने क्वेश्चन नहीं किया मम्मी को। देयर वाज़ दिस कॉन्फिडेंस इन हर आईज़ कि नहीं बेटा तुम रुक जाओ। मेरी मम्मी जो खुद कभी उत्तर प्रदेश से बाहर कभी उन्होंने कदम ही नहीं रखा, उनको इतना कॉन्फिडेंस था अपनी बेटी पे कि तुम यहाँ रुक जाओ। एंड हम ऐसी फैमिली से नहीं आते कि हाँ, सब दूर-दूर जा रहे हैं इंडिया में, लड़का-लड़की की बात ही नहीं है, कोई भी नहीं आज तक इतना दूर कभी नहीं गया था। और मैं एक बच्ची थी 18-19 साल की, तो कैसे मनाएँगी वो? उन्होंने बहुत फाइट की पापा से, बड़े पापा से, सबको कन्विंस किया, बहुत टाइम लगा। उन्होंने कहा नहीं आई ट्रस्ट हर, उसको जाने दो। कैसे रहेंगे? इतना खर्चा है मुंबई का, रेंट सबसे ज़्यादा है मुंबई का, बहुत महँगा है। क्या करेंगे, कैसे करेंगे? मम्मी ने कहा सब हम लोग देख लेंगे, हम सपोर्ट करेंगे उसे फाइनेंशियली, उसे वहीं रहने दो। और मैंने रहना शुरू किया। तो मैं हॉल में रहती थी, क्योंकि रेंट बहुत ज़्यादा था यार, बहुत ज़्यादा रेंट था। हॉल में रहती थी और 2 दीदियाँ रहती थी, पर बाप रे! उन दीदियों ने मिल के मुझे इतना परेशान किया कि मैं आपको क्या बताऊँ। इतना परेशान किया कि आई थिंक 1 या 2 हफ्ते के अंदर मैं वो घर छोड़ के अपने एक दोस्त के घर जाके बैठ गई थी सामान लेके कि मुझे वहाँ नहीं रहना, मुझे दूसरा घर चाहिए। तो फिर 1-2 फ्रेंड्स मेरे जो बने थे उधर, जिनके साथ मैं शॉर्ट फ़िल्म्स में गाने गा रही थी। तब 15-1500, हज़ार-हज़ार रुपए में मैं गाने गा रही थी। तो उन्होंने हेल्प की, दूसरा घर दिलवाया जहाँ एक ओल्ड कपल रहते थे और एक रूम था जो मेरे लिए था। उन आंटी ने भी मेरी बैंड बजा दी। पता नहीं क्यों बट आई थिंक उन्हें कुछ तो दिक्कत थी, क्या था मुझे नहीं पता, पर उन्होंने एब्सोल्यूटली मेरी बैंड बजा दी और मेरा सामान बहुत इधर-उधर किया, क्या-क्या हुआ पता नहीं। फिर मैंने वो घर छोड़ा और उसका रेंट भी बहुत ज़्यादा था। मतलब किसी की 1 महीने की सैलरी होगा उसका रेंट और काम भी नहीं था। 1000 रुपए मैं कमा रही हूँ, 18,000 में अगर रेंट दे रही हूँ, तो आप बताइए ना मैं क्या कमा रही हूँ। तो मुझे लगता था मैं प्रेशर दे रही हूँ मम्मी-पापा को। हालाँकि मम्मी-पापा ने कभी वो मुझसे आज तक कभी नहीं कहा कि हम नहीं कर पाएँगे, हमेशा बोला हम करेंगे। पर मैं खुद सोचने लगी तो मैं सुबह 1 केला खाती थी, शाम को 1 डोसा या इडली खाती थी और मैं आपको सच बताऊँ मुझे इडली बिल्कुल पसंद नहीं है, पर मैं खाती थी क्योंकि वही सबसे सस्ता ऑप्शन था। 30-40 रुपए में मेरा खाना हो जाता था उस समय पे। वहाँ से मैंने मेहनत करनी शुरू की, लोगों से मिलना शुरू किया, प्लेबैक सिंगिंग के लिए बहुत डेमोज़ गाए मैंने, जगह-जगह शॉर्ट फ़िल्म, एड वगैरह-वगैरह। कभी कुछ फाइनल नहीं हुआ, कभी भी फाइनल नहीं हुआ। मुझे कहीं पे भी फीडबैक ये नहीं मिलता था कि आप अच्छा नहीं गा रहे हो। हमेशा लोग आके हाथ मिलाते थे, बड़े-बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर्स कि वाह बेटा क्या बात है, ब्राइट फ्यूचर, बहुत अच्छा गाया आपने। एंड मैं समझ सकती थी कि हाँ, मैं कुछ सही कर रही हूँ सिंगिंग वाइज़, पर कभी वो चीज़ फाइनल नहीं होती थी, कभी वो फाइनल मेरी आवाज़ में आता नहीं था। तो मुझे वाक़ई में ऐसा लगता था कि बहुत मेहनत करूँगी, रोज़ रियाज़ करूँगी, इंस्ट्रूमेंट सीखूँगी, सेंसिबिलिटीज़ बढ़ाऊँगी, सब काम मिलेगा मुझे। क्योंकि लोग तो मुझे कमेंट कर ही रहे हैं इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे। देखो म्यूज़िक डायरेक्टर का भी कमेंट आ गया कि बहुत अच्छा गाया, तो मतलब अपॉर्च्युनिटी तो मिलेगी। लेकिन ऐसा नहीं था। रियलाइज़ हुआ कि गॉडफ़ादर नाम की जो चीज़ होती है, जिसके बारे में बात होती है, वो तब हिट की मुझे कि मेरा कोई गॉडफ़ादर नहीं है। तो हो सकता है कि ये सफ़र मेरे लिए ज़्यादा लंबा हो, शायद थोड़ा ज़्यादा मुश्किल भी हो। कुछ और लोगों से, जिनके पास शायद कोई जानने वाले या नोन लोग होते हैं या उन्हें कुछ पता होता है, आइडिया होता है इंडस्ट्री के बारे में और इस शहर के बारे में। मुझे कोई आइडिया नहीं था। और मुझे ना ही कोई वो आइडिया दे पा रहा था, क्योंकि मैंने ये भी समझा कि सब अपना ब्लूप्रिंट बना के चल रहे हैं। हम सिर्फ़ एक-दूसरे को वेल विशेस दे सकते हैं, पर मुंबई जैसे शहर में और इस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में सबका अपना रास्ता है। कोई आपको एग्ज़ैक्ट नहीं बता पाएगा कि आपको कैसे सक्सेस मिलेगी, उन्हें खुद नहीं पता। ईव टीज़िंग एंड ऑल तो चलती है, जब से घर से बाहर निकलना शुरू किया तब से हर जगह ईव टीज़िंग है, वो कोई नई बात नहीं है। बट एक म्यूज़िशियन है जिनको आप ऐसे हाथ जोड़ के रिस्पेक्ट करते हो कि इनके साथ मुझे म्यूज़िक बनाना है। अरे वाह! इन्होंने मेरा कवर लाइक किया, क्योंकि मैंने उनका गाना कवर किया था ताकि वो बाय चांस वो कवर देख लें और सुन लें मेरी आवाज़ और शायद मुझे अपॉर्च्युनिटी दे दें। जब उनका मैसेज आया, तो मैं इतना खुश इंस्टाग्राम पे, तो मैंने उनको मैसेज किया, थैंक यू सो मच सर। वेयर डू यू स्टे प्रतीक्षा? कहाँ रहते हो? अच्छा मुंबई में रहते हो? नहीं, नहीं मुंबई में कुछ नहीं है। ही वो ट्राइड टू कॉल मी टू अनदर सिटी डाउन साउथ कि वहाँ रहो, फुल टाइम मेरे साथ काम करो।
अब मेरे लिए फुल टाइम काम करने का मतलब है कि उनके स्टूडियो में बैठना, है ना? उनसे स्टूडियो वर्क सीखना, टेक्निकल साइड ऑफ म्यूज़िक भी सीखना। मैं बहुत खुश थी, पर मैंने कहा नहीं, मैं मुंबई तो नहीं छोड़ पाऊँगी, मैं इतना दूर तो नहीं आ पाऊँगी। मुंबई में रह के आप जब बुलाओगे मैं आ जाऊँगी, मैं गा दूँगी, आप जितने डेमोज़ बोलोगे मैं सब गा दूँगी, मैं ट्रैवल कर लूँगी। नहीं, नहीं, तुम्हें मेरे साथ फुल टाइम रहना पड़ेगा। मुझे वो समझ नहीं आया। धीरे-धीरे करके उन्होंने बढ़ाई वो बात, और बात बहुत ही डर्टी वे में चली गई और मैं समझ नहीं पा रही थी। मैं मेरे ख़्याल से मैं 20 साल की रही होंगी या 21 साल की, 20 साल। भाई ये क्या हो रहा है? ये कैसे बात कर रहे हैं मुझसे? फिर जाके मुझे जब समझ में आया कि ओह माय गॉड! दिस पर्सन जो काफ़ी एज्ड भी हैं और इतने रिस्पेक्टेड हैं इंडस्ट्री के, ये मुझसे ऐसे बात कर रहे हैं। मैं बता नहीं सकती आपको कि जितनी भी ईव टीज़िंग और जितनी भी छेड़खानी होती है ना इन जनरल सड़क पे चलते-चलते, उससे ज़्यादा उससे ज़्यादा बुरा मुझे उस मोमेंट पे लगा बस वो मैसेजेस देख के। ही डिडन्ट टच मी, ही वाज़ नॉट इन फ्रंट ऑफ मी, बट आई वाज़ नम कि मतलब मैं शायद उनकी बच्ची की उम्र की थी। और मैं गा रही थी, मैं अपना टैलेंट प्रूव करने की कोशिश कर रही थी कि प्लीज़ सर मैं मेहनत करूँगी, आप मुझे एक चांस तो दो गाने का। और मैं अच्छा गा रही थी, तभी उन्होंने शेयर किया और उसपे कमेंट आया। लेकिन उन्होंने बात नहीं की गाने के बारे में, क्योंकि मैं एक लड़की थी। उन्होंने बात की कि ये यंग है, ये वल्नरेबल है, इसका कोई गॉडफ़ादर नहीं है, ये अकेले है, अभी-अभी आई है शायद, पकड़ लो इसको। और मैं वो समझ नहीं पा रही थी क्योंकि मैं समझना नहीं चाहती थी कि नहीं ऐसे तो नहीं हो सकता यार। ऐसे थोड़े ना होते हैं लोग। इस तरीके से थोड़े ना बात करते हैं। ये ऐसे बात थोड़े ना करेंगे। वो तो सड़क चलते होता है। वो तो अजीब टाइप के एक लोग ना उनका एक सेक्शन होता है। बोलते हैं ना नॉट ऑल मेन, वो वाले मेन होते हैं जो ये सब करते हैं। ये थोड़े ना करेंगे। पर उन्होंने किया और ऐसे बहुत लोगों ने किया। मैंने बहुत चीज़ें सीखी। म्यूज़िक प्रोडक्शन थोड़ा बहुत, मिक्सिंग मास्टरिंग जैसी चीज़ें जो पता नहीं थी वो सब सीखा। सब सीखा मतलब कि अपने आप को साउंड किया उतना, सेंसिबिलिटीज़ बढ़ाई कि मैं एक टीम गैदर कर सकूँ और मैं वो आउटपुट निकलवा सकूँ, बिकॉज़ टीम बिल्डिंग भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। बट जब मैंने ये सब किया ना और मैं स्टूडियो वर्क में इतना घुस गई, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, मुझे सिर्फ़ अपने लिए गाने नहीं बनाने, मुझे औरों के लिए भी बनाने हैं। तो क्योंकि हर गाना अपनी आवाज़ में अच्छा नहीं लगता ना। बीइंग अ कंपोज़र यू वांट सर्टेन काइंड ऑफ वॉइसेस, राइट? तो फिर मैंने ऐसी बस डेमोज़ बनाने चुपचाप शुरू किए। कभी किसी को बताया नहीं कि मुझे इनसे गवाना है, उनसे गवाना है, क्योंकि इतने कॉन्टैक्ट्स नहीं थे। फिर एक गाना बनाया। रशा ब्लिज़ा के साथ मैं बहुत काम कर रही थी। तो हमने ज़ूम कॉल पे ही बैठ के एक बनाया कुछ, और मेरे दिमाग में बस ये था कि सुनिधि चौहान जी की आवाज़ आ रही है मेरे दिमाग में, और वही सोच-सोच के मैंने कुछ वेरिएशंस और कुछ स्टाइल डाला था गाने में। एंड आप मेरी खुशकिस्मती देखिए या मैनिफेस्टेशन पावर देखिए, आई डोंट नो, कि वो गाना एक्चुअली समहाउ सुनिधि चौहान जी ने सुन भी लिया, बिकॉज़ उनके मैनेजमेंट ने, रशा ब्लिज़ा के मैनेजमेंट ने सुनिधि चौहान जी को वो गाना सुनाया, उन्हें भेजा और उन्होंने सुना भी, काफ़ी महीनों बाद सुना, बट सुना। एंड शी इमीडिएटली मेड अ वीडियो कॉल एंड शी सेड, "आई एम डूइंग दिस सॉन्ग एंड आई लव इट एज़ इट इज़।" बहुत कम बार ऐसा होता है कि गाना हमने बनाया, लिखा और उसमें एक शब्द भी चेंज नहीं हुआ। वो एज़ इट इज़ बाहर आ रहा है। सच में बहुत कम बार होता है। तो ये हुआ एंड उन्होंने कहा मुझे यही चाहिए और मैं ये गाऊँगी। और उसके बाद वो प्रोसेस शुरू हुआ एंड आई कांट बिलीव कि वो मेरा डेब्यू है एज़ अ कंपोज़र एंड लिरिसिस्ट फॉर अनदर आर्टिस्ट। मैंने खुद के लिए बहुत गाने बनाए। बट मेरा डेब्यू, और वो भी कौन गा रहा है? सुनिधि चौहान। आई मीन लोग सपना देखते हैं, मैंने सपना देखा कि मुझे उनसे मिलना है, मुझे उनके सामने गाना है। पर देखिए मुझे ईश्वर ने दिया क्या कि मैंने उनके लिए गाना बनाया। एंड आई थिंक फ्रॉम देयर टू दिस I see that there is a lot of opportunities now in front of everybody, and मुझे खुद पे बहुत भरोसा है अब। सच में अगर कल को मुझे 10 फेलियर्स भी मिलते हैं, तो भी मेरा वो भरोसा डगमगाएगा नहीं, क्योंकि मुझे वहाँ से एक ग्रीन सिग्नल मिल गया है ऊपर से। तो ये जो मैंने इतनी सारी बातें की हैं, इसका मतलब ये है कि कोई भी आपको रोड मैप नहीं देने वाला है आपकी लाइफ का, वो आपको खुद ही फिगर आउट करना है। बट अगर आपने कोई सपना देखा है एंड आप खुद से जब बात करते हो, आपको पता होता है कि कैन यू डू दिस और कैन यू नॉट डू दिस। अगर आपके अंदर से आवाज़ आ रही है दैट यू कैन डू दिस, प्लीज़ स्टार्ट वर्किंग टुवर्ड्स इट। एंड मैं ये कहना चाहूँगी कि आजकल के टाइम में यू रियली नीड टू नो अ लॉट ऑफ स्किल्स, यू रियली नीड टू नो अ लॉट ऑफ स्किल्स। आप अपने आप को जितना काबिल बना सकते हैं, आप प्लीज़ बनाइए। अपॉर्चुनिटीज़ आपके पीछे भागेंगी। आप अपने आप को काबिल बनाइए। यू विल गेट देयर। थैंक यू सो मच जोश टॉक्स, मुझे प्लेटफ़ॉर्म देने के लिए कि आज मैं फाइनली ये अपनी सारी दिल की बातें कर पाई और आप लोगों से शेयर कर पाई। ये जो आज हमने टॉक की है जोश टॉक्स के साथ, इसका एंड भी मैं म्यूज़िकली करना चाहूँगी। मेरा बनाया हुआ, मेरा अभी तक का सबसे फ़ेवरेट गाना है वो, इट्स कॉल्ड महफ़िलें।
महफिलें हैं सजी, मैं कहीं तुम कहीं, हो कहाँ तुम हंसे मैं हंसी, नजर पर ना मिली, है कहाँ हम, क्यों नहीं है साथ हम, पास होके भी हो रही है आस कम, तुम वहाँ मैं यहाँ, सुनी है ये हथेलियाँ मेरी तेरी, खामोशी है बातों में भरी, कब की सो गई थक गई, मुस्कुराहटें तेरी मेरी,